हिंडनबर्ग एक बार फिर से रिसर्च लेके आया है अदानी ग्रुप के अराउंड, लेकिन इस बार इल्जाम है मेहदबी पुरी बुच, जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन है, और उनके हस्बैंड धवल बुच के ऊपर। और इल्जाम यह है, जो पहली रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने बताया था कि 2 फंड्स के थ्रू एलिजिडली अदानी ग्रुप ने इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था। एक फंड बरमूडा से चलता था, दूसरा मॉरिशस से चलता था। इन दोनों फंड्स में ही मेहदबी पुरी बुच और धवल बुच 2015 से खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं। पिछले कुछ सालों से इस इन्वेस्टमेंट के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पूरा नैरेटिव क्या है, क्या सबूत दिए गए हैं, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, किस तरीके से बुच परिवार को इसमें जोड़ा गया है, क्या सवाल पूछे गए हैं, और फाइनली क्या हम सबको भी पता होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात शुरू होती है जनवरी 2023 को, जब हिंडनबर्ग ने पहली बार अदानी ग्रुप के खिलाफ एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी। अदानी ग्रुप का स्टॉक बहुत टैंक हुआ था, मतलब काफ़ी वैल्यूएशन गिरी हुई थी। आज की तारीख में भी वो वैल्यूएशन वापस उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अदानी ग्रुप अपनी मॉरिशस और बाकी के कुछ ऑफशोर एंटिटीज के थ्रू एलिजिडली इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी और साथ में अपने स्टॉक्स में आर्टिफिशियली पैसा लगा के उनको पंप करके अलग वैल्यूएशन पे गलत तरीके से लेके जा रहा था। अब ये रिसर्च रिपोर्ट को एज पर हिंडनबर्ग 40 अलग अलग दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ने खुद एक्सपैंड किया, उनकी रिसर्च को आगे लेके गए, लेकिन इसके बावजूद सेबी ने कोई भी पब्लिक एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट कुछ टेक्निकल कंसर्न्स के ऊपर छोटे मोटे बातें की, लेकिन कोई भी ऐसा एक्शन नहीं था जो कि इस केस को कुछ कंक्लूजन तक लेके जा सके। तो उस समय एज पर हिंडनबर्ग सेबी के इन एक्शंस के ऊपर वो बहुत हैरान थे। इनफैक्ट 27 जून 2024 को सेबी ने हिंडनबर्ग को ही एक शो कॉज नोटिस भेज दिया और कहा कि आपने जो डिस्क्लोजर दिया था वो इतना रोबस्ट नहीं था, वो इतना डिटेल नहीं था, आपको थोड़ा और प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से इसको बताना चाहिए था। हिंडनबर्ग का इसके ऊपर कहना है कि 106 पेज की रिसर्च रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ लिख के दी थी, उसके ऊपर कोई फैक्चुअल एरर, एक भी फैक्चुअल एरर सेबी की तरफ से नहीं दिया गया था। और अगले महीने जुलाई 2024 को हिंडनबर्ग ने सेबी को लिखा कि वो बहुत ऑड फील कर रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है कि सेबी जो कि फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए प्रैक्टिकली सेटअप की गई है, वो ऐसी एंटिटीज के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही जिनके ऊपर एलिजिडली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सस्पिशन है कि वो अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और स्टॉक मैनिपुलेशन भी करते हैं। मतलब एक तरीके से हिंडनबर्ग सेबी के इन एक्शंस के ऊपर काफ़ी हैरान था, थोड़ा सा अजीब भी फील कर रहा था कि इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इस एक कंपनी या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार क्यों नहीं है। अब इस सारा का सारा कंसर्न क्या था, किस तरह से पैसा उठ के इंडिया के स्टॉक मार्केट में एलिजिडली गलत तरीके से लगाया जाता था। अब देखिए 2 फंड्स थे, एक बरमूडा से चलता था, एक मॉरिशस से चलता था। पहला फंड था GDOF, ये बरमूडा वाला था, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड में पैसा लगाया जाता था गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की द्वारा एक कंट्रोल्ड कंपनी के थ्रू। मतलब विनोद अदानी एक कंपनी चलाते थे, कंट्रोल करते थे, वो कंपनी GDOF में पैसा लगाती थी। GDOF जो बरमूडा वाला फंड था वो आगे चल के पैसा लगाता था मॉरिशस में एक बेस्ड आउट फंड IPE प्लस में। इस फंड IPE प्लस फंड के थ्रू पैसा लगाया जाता था इंडिया के स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, इक्विटी डेरिवेटिव्स में और कई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। अब यहाँ पे आता है मेजर ट्विस्ट इन द होल सिचुएशन, इन द होल स्टोरी। ये दोनों फंड जो कि एलिजिडली गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, इन दोनों फंड्स में मेहदबी पुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच का पैसा इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टेड था। फॉर एग्जाम्पल IPE प्लस में इन दोनों ने अपना पहला अकाउंट 5 जून 2015 में खोला, तब ये इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में की गई थी। ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट IIFL के थ्रू हुआ था और पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जहां पे लिखा गया है इन दोनों का नाम, ID नंबर, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा सोर्स ऑफ फंड में सैलरी लिखा गया है, मतलब ये पैसे का सोर्स सैलरी है। उस समय धवल बुच यूनिलीवर में काम करते थे एज चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस और मेहदबी पुरी बुच जी काम करती थी अगोरा एडवाइजरी नाम की कंपनी में। शी वॉज अ डायरेक्टर, इनफैक्ट शी हैड द मेजर स्टेक इन इट, वो कंपनी की खुद ही डायरेक्टर थी। इसी डॉक्यूमेंट में तारीख भी लिखी गई है 5 जून 2015 की।
अब जून 2015 से लेके 22 मार्च 2017 तक मेहदीपुरी बुच और धवल बुच इस फंड में दोनों के दोनों इन्वेस्टेड थे। लेकिन अप्रैल 2017 में मेहदीपुरी बुच जी को ज्वाइन करना था एज ए होल टाइम मेंबर इन सेबी, इसलिए धवल बुच की तरफ से एक ईमेल जाता है इसी फंड को, जिसमें लिखा जाता है कि हम इस फंड में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, लेकिन आज की तारीख में हम चाहते हैं कि सारा का सारा स्टेक धवल बुच के नाम पे दिखा दिया जाए। मतलब धवल बुच बी द सोल पर्सन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट्स एंड टू एग्जीक्यूट एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड देयरटू। मतलब एक तरीके से IPE प्लस फंड में, जो कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में एलिजिबली गलत तरीके से अदानी ग्रुप में पैसा लगाता था, उस फंड में जो होल्डिंग दोनों की थी, मेहदीपुरी बुच की और धवल बुच की, इस चिट्ठी के अनुसार वो आगे चल के सिर्फ धवल बुच के नाम पे दिखाई जा सके, ताकि आगे चल के जब मेहदीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनने वाली हैं तो उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि अभी भी मेहदीपुरी बुच जी के हस्बैंड धवल बुच जी का पैसा, उस फंड में उनका पैसा अभी भी इन्वेस्टेड था। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। 26 फरवरी 2018 का एक अलग से डॉक्यूमेंट सामने आता है, जहां पे अगेन IIFL ग्लोबल के थ्रू ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, वही दूसरा फंड GDOF में मेहदीपुरी बुच जी के हस्बैंड का नाम तो इन्वॉल्व ही है, लेकिन साथ में मेहदी जी की पर्सनल ईमेल आईडी के साथ साथ ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका इस फंड में करीब $8,72,000 इन्वेस्टेड है। ये बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि इस समय मेहदीपुरी बुच जी सेबी की होल टाइम मेंबर थी। इनफैक्ट इसी रिसर्च में 25 फरवरी 2018 की एक और ईमेल सामने आती है, जिसमें खुद मेहदीपुरी बुच अपने पर्सनल आईडी से IIFL को ईमेल लिखती हैं, जहां पे कहा जाता है कि धवल वुड लाइक टू रिडीम 100% ऑफ द यूनिट हेल्ड विद द GDOF। मतलब उनके हस्बैंड धवल पूरा का पूरा 100% इन्वेस्टमेंट जो कि GDOF में कर रखा है, उसको रिडीम करना चाहेंगे। और यहाँ पे हिंडनबर्ग एक और सवाल पूछता है कि हजारों म्यूचुअल फंड इंडिया की स्टॉक मार्केट में पड़े हैं, जिनके बारे में सेबी को अच्छे से पता है। मतलब सेबी की चेयरपर्सन इन हजारों म्यूचुअल फंड्स में कहीं भी पैसा लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने उन्हीं 2 ऑफशोर फंड्स को चुना जो कि एलिजिबली अदानी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व थे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे हिंडनबर्ग इन दोनों फंड्स के साथ मेहदीपुरी बुच जी का एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट इसके ऊपर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि सेबी इस इन्वेस्टिगेशन को लेके एक वॉल को हिट कर चुका है, मतलब उसको कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हिंडनबर्ग एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाता है। वह कहता है कि सेबी का एक अनविलिंगनेस था, मतलब सेबी नहीं चाहता था कि कोई मीनिंगफुल एक्शन इस 2 एंटिटी के ऊपर लिया जा सके, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि उनका ये खुद का इन दोनों फंड्स का इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ जाए। और हिंडनबर्ग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, यहाँ पे तो इनफैक्ट शुरू हुआ था। हिंडनबर्ग मेहदीपुरी बुच जी की हिस्ट्री में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2013 में सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर की जाती है अगोड़ा पार्टनर्स। उस समय मेहदीपुरी बुच जी को इस कंपनी का एक 100% शेयर होल्डर शो किया जाता है। और यहां पे आता है एक अगला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यह है कि अप्रैल 2017 में मेहदीपुरी बुच जी होल टाइम मेंबर के रूप में सेबी को ज्वाइन करती हैं, जो कि उनके खुद के लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा है। 1 मार्च 2022 को वो सेबी की चेयरपर्सन बनती हैं, लेकिन 16 मार्च 2022 तक वो अगोड़ा पार्टनर्स की 100% शेयर होल्डर भी रही। मतलब 15-16 दिन के अंतराल तक वो दोनों चीजें कर रही थी, सेबी की चेयरपर्सन भी थी और अगोड़ा पार्टनर्स की एक 100% शेयर होल्डर। अगेन एज पर हिंडनबर्ग इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा हिंडनबर्ग का कहना है कि धवल बुच, जो कि सेबी की चेयरपर्सन मेहदीपुरी बुच जी के हस्बैंड हैं, 2019 में वो ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी जो कि अमेरिकन है, उनके सीनियर एडवाइजर घोषित किए जाते हैं। मतलब एज ए सीनियर एडवाइजर उनको ब्लैकस्टोन में हायर किया जाता है। अब ये वाला जो एलिगेशन है ये थोड़ा सर्कमस्टेंशियल लगता है, मतलब इसमें कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने ये बताने की कोशिश की है कि धवल बुच के पास उनके खुद के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार कोई फंड, कोई रियल एस्टेट या कैपिटल मार्केट में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी में वो एक सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन क्या है, बात क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं। एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब REIT एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है या नहीं, ये तो सोचने की बात है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता सकता है। लेकिन एक इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में सेबी के चेयरपर्सन मेहदीपुरी बुच जी ने कहा कि फ्यूचर के हिसाब से REIT उनका एक फेवरेट प्रोडक्ट है और इन्वेस्टर्स को उन्होंने अर्ज भी किया, कहा कि आपको इस प्रोडक्ट को बड़ा
पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। मतलब एक तरीके से REIT को सेबी की चेयरपर्सन एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बताती है। और जब से वो सेबी की चेयरपर्सन बनी है, एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, वो 7 कंसल्टेशन पेपर, 3 कंसोलिडेटेड अपडेट्स और 2 न्यूज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को ला चुकी हैं। और साथ ही इसी समय के दौरान ब्लैकस्टोन 2 REITs को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुका है एज एन IPO, जिसमें माइंडस्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का नाम आता है। और ये सब अगेन सेबी के अप्रूवल के बाद ही हुआ है। मतलब एज पर हिंडनबर्ग, एलिजिडली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि REITs को इंडिया में मार्केट किया जा रहा है, उसके बारे में अच्छी बातें की जा रही हैं, उसके बारे में स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी चेंजेस किए जा रहे हैं, और साथ में ब्लैकस्टोन को इंडिया में REITs को IPO के थ्रू लॉन्च भी करने दिया जा रहा है। और यही ब्लैकस्टोन एम्प्लॉय करता है महदवी पुरीपुर जी के हस्बैंड को एज अ सीनियर एडवाइजर। दिस इज दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक तरीके से हिंडनबर्ग की ये रिसर्च रिपोर्ट अडानी ग्रुप के अराउंड नहीं है। मतलब बात वहां पे खत्म नहीं होती, इनफैक्ट बात वहां से शुरू होती है। बात मेजरली करता है ये रिपोर्ट महदवी पुरीपुर जी के बारे में, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, उनके सिंगापुर की अपनी खुद की कंपनी में इन्वॉल्वमेंट के बारे में, जो कि सेबी की चेयरपर्सन होते हुए वो चला रही थी, और उनके हस्बैंड का ब्लैकस्टोन में एज ए सीनियर एडवाइजर काम करना, जहां पे उनकी खुद की कोई बैकग्राउंड नहीं है स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में काम करने की, लेकिन इसके बावजूद ब्लैकस्टोन उनको हायर करता है, उनको एम्प्लॉय करता है, और यही ब्लैकस्टोन आगे चल के इंडिया में REITs को लेके आता है। और इन्हीं REITs को महदवी जी मार्केट में एक अच्छा, एक फेवरेट प्रोडक्ट बताती। मतलब ये रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट महदवी पुरीपुर जी के बारे में थी, किसी कंपनी के बारे में नहीं जिसका शेयर प्राइस वो गिराना चाहते हैं। और अब यहाँ पे ज़रूरत है महदवी पुरीपुर जी के रिस्पॉन्स की। ये सब एलिगेशन जो कि हिंडनबर्ग ने लगाई हैं, वो सब फैक्ट्स, प्रूफ्स के साथ नकारने की, बताने की कि किस तरीके से उनका इन चीज़ों से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेबी की चेयरपर्सन की, उनके खुद के हस्बैंड के इन्वॉल्वमेंट की उन चीज़ों में जो कि एलिजिडली ऑलरेडी इंडिया के स्टॉक मार्केट में कुछ हड़कंप मचा चुकी हैं। अदानी का एपिसोड अभी तक कोई भूला नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक प्राइस अभी भी वापस उभर के नहीं आ पाया है। और इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि महदवी जी विल कम आउट क्लीन with proofs and data to make sure that everything settles out objectively and we let go this Hindenburg episode, Hindenburg saga as just an allegation but nothing else. लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारा का सारा एपिसोड क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, and we will come back with whatever update that comes forward, and I hope कि ये अपडेट जल्दी से जल्दी महदवी पुरीपुर जी अगले आने वाले समय में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।